हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज़ जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब हमें क्लास 12th मैथ्स जो है स्टार्ट करनी है और 11th क्लास के कंपैरिजन में थोड़ा सा सही लेवल है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक आपकी अप्रोच नहीं बनने वाली है तब तक आप इन चैप्टर्स को नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है। तो पहला चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इस चैप्टर से आप वाकिफ हैं। आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना था, बेसिक्स के बारे में जाना था और कंसेप्ट्स को समझा था। बस अब हम पहले रिलेशन से स्टार्ट करेंगे एंड देन फंक्शंस पे प्रोसीड करेंगे। तो रिलेशन थोड़ा सा बता देते हैं, रिकैप्चुलेट कर देते हैं, फिर हम उसी को आगे कुछ नए कंसेप्ट्स हैं जो हम सीखेंगे। तो पहली बात तो ये कि रिलेशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है ए करके 1, 2 और 3, और बी मेरे पास सेट है सपोज एक्स वाई। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो मुझे क्या मिलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। ए क्रॉस बी करना तो आपको आता ही है, 1x 1y। क्या क्या होगा जरा बताइए? 1x 1y 2x 2y 3x और 3y। ये मेरा ए क्रॉस बी हो गया। नाउ इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर या ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, ये कोई हो भी नहीं सकता। तो इन्हीं में से, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से अगर ए टू बी का रिलेशन बन रहा है तो जो स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही ऑर्डर्ड पेयर उस क्राइटेरिया में फिट बैठेगा और वो रिलेशन में आएगा। सिंपल सी बात है। तो रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? कुछ ऐसे, सपोज आर इज अ रिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3y। तो कुछ ऐसा कंडीशन बनाते हैं, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन में आएगा। तो ये रिलेशन हो गया। एक और बात हमने सीखी थी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मिलेगा। कार्डिनल नंबर मतलब कितने एलिमेंट्स है? इसमें 3 है, इनटू इसमें 2 है, तो कितने बनने चाहिए थे? 6। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स मिले। तो 2 टू द पावर n हमें टोटल रिलेशन मिलते हैं। ठीक है, n क्या है? ये नंबर ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो 2 टू द पावर 6 रिलेशंस मुझे टोटल मिल सकते हैं, और बहुत सारे रिलेशन इस सेट में आ सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अलग अलग टाइप के हमारे पास जो है रिलेशंस होते हैं, तो इस सेक्शन को थोड़ा सा सीखेंगे। सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो आता है आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा आता है? आइडेंटिटी रिलेशन करके आता है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें क्या होता है कि R इज अ रिलेशन ऑफ A कॉमा A फॉर एवरी वैल्यू ऑफ A बिलोंग्स टू A। इसको ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट A है 1 कॉमा 2। तो एक ही सेट में डिफाइन होता है, एक सिंगल सेट होता है, उसमें डिफाइन होता है आपका आइडेंटिकल रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है? जो भी आप डोमेन लेंगे, जो x लेंगे वही आपका y भी होना चाहिए। जो डोमेन होगा वही आपका रेंज भी होना चाहिए। केवल वही केवल आइडेंटिटी रिलेशन में आता है। तो क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन मेरा? 1 अगर मैंने लिया तो 1 ही इमेज बननी चाहिए, 2 अगर ले रहा हूं तो 2 ही उसकी इमेज बननी चाहिए। ये होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड होता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन करके। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है कि ए क्रॉस बी के सारे ही एलिमेंट्स, सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें आ जाएं वो आपका यूनिवर्सल है। मतलब सारी ही जो है ऑर्डर्ड पेयर उन दो सेट्स के उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आर होता है वो बराबर हो जाता है ए क्रॉस बी के। अगर ए टू बी का रिलेशन है, या आर जो होगा ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा अगर ए टू ए का रिलेशन होगा। तो सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देन थर्ड हमारे पास आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी
रिलेशन। ये क्या होता है भैया? एम्प्टी रिलेशन का मतलब है कि कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, कोई ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो इसमें जो आपका आर होता है वो फाई बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज एक ए सेट लिया ऑल बॉयज का, ऑल बॉयज इन अ स्कूल करके, सपोज एक स्कूल के सारे बच्चे जो बॉयज हैं वो ले लिया। और अगर मैंने एक रिलेशन ऐसे डिफाइन कर दिया कि R इज अ रिलेशन ऑफ एक्स वाई सच दैट X इज अ सिस्टर ऑफ Y, कि X जो है सिस्टर होगी Y की। अब क्योंकि सारे ही बॉयज हैं तो सिस्टर तो बन ही नहीं सकती है, कोई रिलेशन डिफाइन ही नहीं होगा, तो यहाँ पे R आपका फाई हो जाएगा। तो ये आपका एम्प्टी रिलेशन होता है कि रिलेशन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है कंडीशन। तो ये इनिशियल स्टेजेस थी। अब अलग अलग टाइप के रिलेशन जो मेन है, जो हमने सीखना है, उसकी हम बात करेंगे। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं? R इज अ रिलेशन ऑफ A कॉमा A फॉर एवरी वैल्यू ऑफ A बिलोंग्स टू A। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये तो आइडेंटिटी जैसा हो गया। हाँ, आइडेंटिटी जैसा है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि उस आइडेंटिटी रिलेशन के साथ साथ बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो आना ही चाहिए। कहने का मतलब है, सपोज अगर मेरे पास ए सेट है 1 2, एक ही सेट में डिफाइन होता है, तो इसको कैसे मैं करूंगा? अब ए कॉमा ए होना चाहिए, जो आप डोमेन ले रहे हैं वही रेंज मिलना चाहिए। तो जो आर होगा 1 1 और 2 2, अगर मैं इतना छोड़ दूं तब तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है, तो हम बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स भी शामिल कर सकते हैं। जैसे 1 2 भी हो सकता है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। 1 2 भी ले सकते हैं और 2 1 भी ले सकते हैं, तो बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन वो जो आइडेंटिटी पेयर्स हैं वो तो आने ही चाहिए, वो तो मस्ट है। इसके साथ साथ बाकी भी आ सकते हैं, तो ऐसा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आई बात समझ में? अब यहाँ से एक और बात समझने की है कि हर आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। जो हर आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो बेसिकली एक सबसेट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बाकी भी तो आ रहे हैं। आइडेंटिटी कहाँ है? ये आइडेंटिटी तो है नहीं, क्योंकि बाकी भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अगर केवल इतना पार्ट होता तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता। तो ये बात आपने समझनी है। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड जो रिलेशन, वो आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री पढ़ा होगा आपने सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री मतलब अपोजिट, है ना? सिमेट्रिक रिलेशन आता है। तो भाई ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अगर ए बी सपोज आर को बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, उसका अपोजिट भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। जो इमेज आपका फर्स्ट केस में है वो आपका, जो आपका डोमेन फर्स्ट केस में है वो आपका इमेज बन जा रहा है सेकंड केस में, और जो इमेज फर्स्ट केस में है वो डोमेन बन जा रहा है सेकंड केस में, मतलब उल्टा हो रहा है। अगर ए बी आर को बिलोंग करेगा तो बी ए करना ही चाहिए, अगर 1 2 करेगा तो 2 1 करना ही चाहिए, और इस सारी उसमें होना चाहिए। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में आएंगे सबके ऐसा होना चाहिए, तभी आपका सिमेट्रिक बनेगा। एक भी केस फेल हो जाएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। एंड लास्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी सपोज रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ए बी के साथ साथ अगर बी सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ए सी जो होगा वो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। मतलब बी जो है फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बन जा रहा है,
तो ये होना चाहिए। अगर ये है तो जो फर्स्ट और लास्ट के एलिमेंट्स हैं दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के, AC जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। लेकिन अगर सपोज AB रिलेशन को बिलोंग तो कर रहा है, उसके साथ साथ जो BC है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर AC रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए AC बिलोंग करना ही चाहिए। एक और केस में ट्रांजिटिव होता है। किस केस में? अगर AB सपोज AB अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर BC कर ही नहीं रहा है, BC का केस मिल ही नहीं रहा है, तो भी ट्रांजिटिव होता है। ये बात समझने की है। अगर AB कर रहा है, BC कर रहा है, तो AC करना ही चाहिए, अब ट्रांजिटिव होगा। लेकिन सपोज अगर AB कर रहा है लेकिन BC का केस मिला ही नहीं है, तभी भी ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे AB BC ऑलरेडी होना चाहिए तब जाके AC करेगा, लेकिन अगर BC का केस मिल ही नहीं तभी भी ट्रांजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिलेशन है, सपोज ये रिलेशन हम कंसिडर करते हैं कि 1 2 2 3। अब देखो 2 यहाँ पे सेकंड बन गया, यहाँ पे फर्स्ट आ गया, तो क्या होगा 1 3 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो इसमें 1 3 भी होना चाहिए, तब जाके ही ट्रांजिटिव बनेगा। और अगर रिलेशन सपोज ऐसा है 1 3 5 9, अब 3 सेकंड है लेकिन किसी का फर्स्ट 3 नहीं है, किसी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 है ही नहीं, AB तो है लेकिन BC मिल ही नहीं रहा है, तो वो ट्रांजिटिव होगा। आई होप आपको रिलेशन समझ में आए होंगे। अब इन्हें करते कैसे हैं? एक जनरल क्राइटेरिया होता है, क्योंकि कई बार रिलेशन सेटिस्फाई होता है और रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। अगर रिलेशन को सेटिस्फाई करना है तो हम एक जनरल केस लेते हैं, उसमें सेटिस्फाई हो रहा होता है, पहले से ही पता चल जाता है देख के, वो एक वे होता है रिप्रेजेंट करने का। लेकिन अगर हमें पता चला कि रिलेशन तो फेल हो गया, तो फिर हम उसको फेल करने के लिए एग्जाम्पल से बताएंगे और फिर कहेंगे कि भाई रिलेशन ये वाला है ही नहीं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ में आए होंगे। यहाँ पे एक और चीज सामने आती है, वो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, अगर तीनों रिलेशन बन रहे हैं सेम केस में साइमल्टेनियसली, तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो एक्सरसाइज 1.1 जो है स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको बुक में दिया है, क्या बोला जा रहा है? रिलेशन दिया है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। पहला पार्ट इसका देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है? एक सेट A दिया है, 1 2 3 4 अप टू 14 तक का एक सेट है, और रिलेशन कुछ ऐसा दिया है कि R इज अ रिलेशन ऑफ XY such that 3x minus y equal to 0। अब आप चेक करके बताएं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है या क्या ये ट्रांजिटिव है तो रीजन दीजिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी तो जनरल मेथड क्या है? रिफ्लेक्सिव का क्या केस होता है कि A R को बिलोंग करे, है ना, मतलब जो x है वही y होना चाहिए। इसका मतलब y की जगह x रख दो, तो पुट y इक्वल टू x, y की जगह x डाल दो, तो 3x माइनस x क्या 0 के बराबर है? नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 3x माइनस x तो 2x है, 2x तो 0 के इक्वल है ही नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। विच इंप्लाइज दैट x does not belong to R, therefore R is not reflexive। R आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? x बिलोंग ही नहीं कर रहा है, 0 होना चाहिए था, 0 तो आया नहीं, 2x आ गया। इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड हम देखेंगे इसकी सिमेट्री, क्या सिमेट्रिक है, जरा चेक करते हैं। अच्छा,
अगर जब एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा था तो क्या इक्वेशन बन रही थी? 3x माइनस वाई बराबर 0। एक्स वाई कर रहा है, वाई एक्स भी करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सीधा ऐसे नहीं करेंगे कि इसको वाई एक्स बना दो, एक्स की जगह वाई डाल दो, वाई की जगह एक्स डाल दो, ऐसे नहीं करेंगे। इसी इक्वेशन की हेल्प लेके हम उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। इसको रफली आप करेंगे, एक्स वाई जब कर रहा है तो ये इक्वेशन बन रही है। अब जरा सोचो, अगर वाई एक्स करेगा तो क्या रिलेशन बनना चाहिए? एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, मेरा ये रिलेशन बनना चाहिए। अब मैं डायरेक्टली तो नहीं बना सकता ना, मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। सोर्स क्या है मेरे पास? सोर्स तो ये वाली इक्वेशन है। इसी इक्वेशन की हेल्प से मैं इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। अगर आएगा इसका मतलब y बिलोंग करेगा, नहीं आएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसी की हेल्प लेंगे। 3y बनाना है, x को सेपरेट करना है। अच्छा, x को सेपरेट कैसे करूंगा? जब मैं इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूंगा, या y पहले लाना है ना, y पहले लाना है। तो देखो y को उस साइड ले जा लो, y माइनस 3x इक्वल टू 0। अब कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्यों? 3y बनाना है। 3y माइनस 9x बराबर 0, लेकिन मुझे माइनस x चाहिए, तो इसमें से माइनस x हटा दो। 3y माइनस x बराबर 8x हो जाएगा। चेक करो, 8x हो जाएगा। माइनस 9x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? माइनस x माइनस 8x, तो 8x वहां चला गया। क्या ये 0 के इक्वल है? नो, ये तो 8x के इक्वल है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर जो yx है वो रिलेशन को बिलोंग तो कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा क्योंकि बिलोंग ही नहीं कर रहा। सिमेट्री भी चेक हो गई। चलो जरा ट्रांजिटिविटी चेक करें इसकी। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए देखो क्या होगा। दो केसेस इसमें ऑलरेडी गिवन होते हैं। एक्स वाई अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो क्या केस बन रहा है मेरा? 3x माइनस वाई बराबर 0 बन रहा है। एक्स वाई कर रहा है तो वाई आर भी करता है ना? मतलब एक्स वाई कर रहा है तो वाई जेड भी करे, कुछ भी आप ले सकते हो, है ना? ये सेकंड है तो अगले का फर्स्ट होना चाहिए। तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है, ये केसेस ट्रांजिटिव में गिवन होता है ना? तो वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है तो क्या केस बनेगा? 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है कि क्या एक्स जेड बिलोंग करेगा। अच्छा, एक्स जेड अगर बिलोंग करे तो मेरी इक्वेशन कैसी आनी चाहिए? मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी आनी चाहिए, 3x माइनस जेड इक्वल टू 0। तो क्या इन इक्वेशंस की हेल्प से मैं ये ला पा रहा हूँ? क्योंकि देखो डायरेक्टली तो मैं नहीं कर सकता ना, जो मुझे सोर्स होगा मैं उसी की हेल्प लूंगा। तो ये गिवन है, ये कंडीशन ट्रांजिटिव की होती है, तो इक्वेशंस गिवन है, इसी की हेल्प ली जाएगी। क्या? देखो दोनों इक्वेशंस को आप प्लस कर लो जरा, तो क्या बनेगा? 3x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 0। मुझे क्या बनाना है? 3x माइनस जेड लाना है, तो 3x माइनस जेड यहाँ रख लो, माइनस 2x वहां चला गया। क्या 0 के इक्वल है? नहीं, ये तो माइनस 2x के इक्वल है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये एक जनरल मेथड है, ऐसे करना होता है। कब तक आप एग्जाम्पल लेते रहेंगे, है ना? ए क्रॉस ए करोगे, कितना बड़ा ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा, हर एक को उठाओगे, टाइम वेस्ट होगा। जनरल वे क्या है, जनरल मेथड क्या है, क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमें इसमें चेक करना होता है। तो पहला पार्ट हमने इसको अच्छे से जो है समझ। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है? देखो एक सेट है n नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और जो रिलेशन दिया है वो कुछ ऐसा दिया है। R एक रिलेशन है मेरा एक्स वाई का, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, और कंडीशन क्या दे दी कि x विल बी लेस देन 4, x 4 से छोटा होना चाहिए। अब x 4 से छोटा होना चाहिए ना, तो ऑर्डर्ड पेयर अब इनफाइनाइट नहीं आएंगे, है ना? जो रिलेशन है बाउंडेड हो चुका है, तो हम बना सकते हैं क्योंकि लिमिटेड ओपनिंग है इस रिलेशन की। R क्या हो जाएगा? सिंपल है भाई, x1 डालो y6 आ गया, 2 डालो 7y, और 3 डालो तो 8 आ जाएगा। बस यही हो सकता है, 4 से छोटा लेना है। ये मेरा क्या बन गया? रिलेशन बन गया। अच्छा, क्या इसमें ए कोई है? नहीं, सबकी
हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है डिफरेंट है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिविटी क्योंकि फेल हो रही है, तो मैंने क्या बोला, अगर फेल दिखाना है तो एग्जाम्पल आपने लेना है। आप क्या बोलोगे, सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 1 1 नहीं कर रहा है ना, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल, खत्म करो अभी, बस हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी हो गई, जरा सिमेट्री देखते हैं इसकी। सिमेट्री को भी चेक कर लीजिए जरा। 1 6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, है ना, ए भी तो करता ही है। अब हमें देखना है कि क्या बी ए भी कर रहा है, क्या 6 1 रिलेशन में है, नहीं है, बट 6 1 is not belong to relation, does not belong to R, therefore R is not symmetric। ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं जरा, ट्रांजिटिविटी है क्या, देखो ए बी बिलोंग कर रहा है, क्या 6 किसी का फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। अच्छा, ए बी कर रहा है, क्या 7 किसी का फर्स्ट एलिमेंट है, नहीं है। ए बी कर रहा है, क्या 8 किसी का फर्स्ट एलिमेंट है, नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ए बी तो है लेकिन बी सी है ही नहीं। अच्छा, बी सी ही नहीं होता है तो उस केस में ट्रांजिटिव होता है। तो सिंपल, सिंस ए बी जो है वो तो है बट बी सी का तो केस ही नहीं बन रहा है, बी सी तो है ही नहीं, देयरफॉर जब ऐसा होता है तो आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी हुआ। ऐसे ही आप अलग अलग पार्ट्स करेंगे। जरा इसका फोर्थ पार्ट हम जरा देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। एक सेट Z है इंटीजर्स का, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का सेट होगा, बीच में 0 हो जाएगा, है ना। और R एक रिलेशन है मेरा एक्स वाई का, सच दैट कुछ इस प्रकार से है कि जो x माइनस वाई होगा ना इज एन इंटीजर होगा, वो इंटीजर होगा एक। ये कुछ ऐसा रिलेशन, चेक करो। रिफ्लेक्सिविटी देख लो जरा इसकी, रिफ्लेक्सिविटी को चेक कर लो, चेक करो। अगर मैं एक्स एक्स डाल दूं, इफ, या सिंपल लिखो पुट y इक्वल टू x, है ना, x x होना चाहिए, तो वही चेक करेंगे, y के जगह x डाल देंगे, तो x माइनस एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। 0 तो इंटीजर होता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, विच इज एन इंटीजर, विच इज एन इंटीजर। इसका मतलब x x r को बिलोंग कर रहा है, x x कर रहा है, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। हो गया भैया रिफ्लेक्सिव तो। अच्छा, सिमेट्री देखते हैं जरा, सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री में क्या है, अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्या होगा, इज एन इंटीजर होगा, होगा इंटीजर, ये केस हमें दिया है। अब जब x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस एक्स भी तो इंटीजर होगा, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इंटीजर तो होगा। इसका मतलब ये है कि y माइनस एक्स भी क्या होगा, इंटीजर होगा, therefore which implies that yx भी r को बिलोंग करेगा। x y कर रहा है, yx भी कर रहा है, therefore r is symmetric, symmetric रिलेशन हो गया। अच्छा, ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं जरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिविटी को जरा चेक करते हैं। देखो x y r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x माइनस वाई एक इंटीजर होगा। सपोज वो इंटीजर हमने न्यू ले लिया, ठीक है, वे है दिखाने का। एक्स वाई कर रहा है तो वाई जेड भी करेगा, तो होता है ना ट्रांजिटिव में पहले से गिवन होता है। वाई जेड भी आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब वाई माइनस जेड भी एक इंटीजर होगा। सपोज वो इंटीजर हमने माइक्रो कुछ ले लिया, माइक्रो करके ले लिया। अब हमें देखना है कि क्या एक्स जेड आर को बिलोंग करेगा। दोनों इक्वेशन को जरा प्लस करो, वाई कैंसिल आउट, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू न्यू प्लस माइक्रो, ये भी तो एक इंटीजर है, विच इज एन इंटीजर। Integer plus integer is always an integer, which implies that कि जो xz होगा वो भी r को बिलोंग करेगा। xz r को बिलोंग कर रहा है, therefore r is transitive, transitive relation होगा। तो ये रिलेशंस को ऐसे समझना है, ये एक तरीका है क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने का। अच्छा, फिफ्थ का एक डी पार्ट है, जरा उसको चेक करेंगे।
फिफ्थ का डी पार्ट है। आर एक रिलेशन दिया है हमें, आर रिलेशन दिया है एक्स वाई का, सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ऐसा एक रिलेशन दे दिया कि एक्स वाई का रिलेशन है और एक्स जो है वाई की वाइफ है, वाई की पत्नी है। अच्छा, क्या एक्स एक्स आर को बिलोंग करेगा? क्या एक्स अपनी ही वाइफ हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचे, एक्स अपनी वाइफ तो कभी नहीं हो सकता। रिलेशन के लिए क्या है, वाइफ है तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा, यही तो होगा। तो एक्स तो एक सेम जेंडर का है, वाइफ तो केस बन ही नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी में? अगर हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो क्या लिखेंगे? सिंस एक्स कैन नॉट बी wife of itself, which implies that XX does not belong to R, therefore R is not reflexive। आई बात समझ में? अच्छा, एक्स वाई अगर आर को बिलोंग कर रहा है, जरा यहीं पे देखेंगे, एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यही है। इस कंडीशन से हम क्या समझ सकते हैं कि y इज हस्बैंड ऑफ x, y तो x का हस्बैंड निकला। तो अगर मुझे y x r को बिलोंग कराना होता तो y x का वाइफ होता, लेकिन भाई y तो हस्बैंड है ना। इसका मतलब क्या है कि y x बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव को थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। आप पहले ये देखो कि क्या वाई जेड कर सकता है, क्योंकि ट्रांजिटिव में एक्स वाई और वाई जेड गिवन होता है, वो तो गिवन होता है। तो क्या पहले देखो वाई जेड कर रहा है, पहले ये तो देखो। वाई जेड करेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब कि y जो है z का वाइफ है, लेकिन यहाँ पे तो y हस्बैंड हो गया, तो z के साथ वाइफ कैसे बन सकता है? यहाँ पे तो y क्या है? हस्बैंड है। अगर मैं y z का केस ला जाऊं तो y तो यहाँ पे वाइफ बन जाएगा। क्या सिंगल टाइम पे कोई डबल जेंडर हो सकता है? क्या वो हस्बैंड वाइफ बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो यहाँ पे तो y z ही आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, और जब ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव होता है, बताया था आर एस ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव का केस बनता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन को जरा देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि एक रिलेशन है आर सेट पे है। आर सेट किसका होता है बताइए जरा, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स का सेट होता है। चलिए जी, रिलेशन क्या है? रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन हमें ए बी का दिया है। किसका दिया है? ए बी का दिया है, सच दैट ए जो होगा लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। ये रिलेशन दे दिया, ये रिलेशन दे दिया। आर इज अ रिलेशन ऑफ ए बी सच दैट ए जो होगा लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि रिलेशन किस पे बन रहा है? आर पे बन रहा है, रियल नंबर्स के सेट पे बन रहा है। फ्रैक्शन भी ले सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, रूट में भी ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में सब आ गया। अच्छा, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर सपोज 1/2 और 1/2 सपोज आर को बिलोंग करेगा, वैसे तो नहीं करेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अभी हम लेट कर देते हैं, इसे मान रहे हैं, श्योर नहीं है। 1/2 सपोज आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो 1/2 होगा वो लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होगा। क्या 1/2 कभी छोटा हो सकता है 1/4 से? 1/2 तो हमेशा ग्रेटर हो सकता है, छोटा तो कभी बन ही नहीं सकता। इसका मतलब 1/2 तो रिलेशन को बिलोंग करेगा ही नहीं, ए आर को बिलोंग कर ही नहीं रहा है।
Therefore R is not reflexive. R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई बात समझ में? अच्छा जी, अब देखो सपोज 1,2 R को बिलोंग कर रहा है, सिमेट्री भी चेक कर लेते हैं। इसका मतलब 1 जो होगा लेस होगा और इक्वल हो सकता है बी स्क्वायर के। सही बात है कि R 2 कभी लेस हो सकता है 1 के स्क्वायर से, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 1 तो R को बिलोंग करेगा ही नहीं। ए भी कर रहा है, बी ए तो कर ही नहीं रहा है। Therefore R is not symmetric। ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं भैया, है ना? ऐसे ही तो चेक करना है, क्योंकि फेल हो रहा था इसलिए हमने एग्जांपल दिया। वो कंडीशंस पास हो रही थी इसलिए जनरल मेथड हमने यूज करा था ना। यहाँ पे देखिए a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ऐसा हमारा केस है। तो चेक करो जरा, अगर सपोज मैंने लिया -3,2, सपोज r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि -3 लेस देन इक्वल टू 2 के स्क्वायर के। जी बिल्कुल है। और सपोज मैंने लिया सपोज, या एक काम करते हैं, हाँ ठीक, तो मैंने लिया 2,1.5, सपोज r को बिलोंग कर रहा है, 2,1.5 r को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब 2 जो होगा लेस देन इक्वल टू -1.5 में लेते हैं, -1.5 के स्क्वायर के। -1.5 का स्क्वायर कितना होता है? -1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25। इसका मतलब 2 छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो -3,2 r को बिलोंग कर रहा है, 2, -1.5 r को बिलोंग कर रहा है। क्या -3, -1.5 r को बिलोंग करेगा? देखो -3 तो छोटा नहीं होगा ना, -1.5 के स्क्वायर के। 2.25 आया था, -3 तो क्या है, ग्रेटर है ना? इसको +3 बना लीजिए, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो 3,2 r को बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब 3 जो होगा लेस देन और इक्वल होगा 2 के स्क्वायर के। 2 का स्क्वायर कितना? 4। 3 छोटा होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा 2, -1.5 r को बिलोंग कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब 3 और -1.5 भी r को बिलोंग करना चाहिए। क्या कर रहा है? क्या 3 छोटा होगा -1.5 के स्क्वायर से? 2.25 तो छोटा है, 3 तो बड़ा होना चाहिए था, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब 3, -1.5 does not belong to R, therefore R is not transitive। ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमने थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को समझा, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।